एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ ना, प्लीज इसको सीरियसली लिया करो। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने लिए नहीं रखती हूँ, है ना। कुछ स्टूडेंट से नहीं उठा जाता है सुबह, मेरे से भी नहीं उठा जाता है, फिर भी उठती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली थी ना, बहुत बुरी बात है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ तुमसे इस स्टेज पे आकर कि टीचर अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कर रहा है तो तुम अटेंड ना करो, ठीक है। तुम्हारे लिए ही रखी गई थी। अभी तुम क्या करोगे, रिकॉर्डिंग जाके देखोगे। इससे बेटर ये था कि तुम अपना सुबह का 1 घंटा इन्वेस्ट करते। इवन मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए थे सारे, बट तुम में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने ही सुबह वाली क्लास जो है अटेंड की थी, ठीक है। तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम में से वो वाले बच्चे भी हैं जो डेडिकेट बैच में भी जा रहे हैं, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगी बच्चे, आप उसमें रेगुलर रहेंगे। क्योंकि अगर आप उसमें एक दिन भी नहीं आए उस वाले बैच में, तो आपके पास डेली कॉल जाएगा कि आपने आज अटेंड क्यों नहीं किया, आपका स्कोर कम क्यों आया है, या आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। एक एक चीज बोल रहे हो, समझ रहे हो, एक एक स्टूडेंट पे यस ध्यान दिया मैम। जाएगा उस वाले बैच में, एक एक स्टूडेंट पे। इसलिए जो वो बैच बनेगा तुम्हारा डेडिकेट बैच, जो नीट वाला बनेगा, एक बैच में सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही होंगे बस, 20 to 25 स्टूडेंट्स। और तुम खुद सोच लो, अगर इतने स्टूडेंट्स एक बैच में आएंगे तो एक एक स्टूडेंट पे फोकस किया जाएगा कि तुम कैसे कर रहे हो, टीचर जो बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, उसका रिस्पॉन्स दे भी रहे हो या नहीं भी दे रहे हो। तो ये सब रहने वाला है, ठीक है। खुद मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर खींच के लूंगी तुम सबको, है ना। तो इससे बेटर है मेरे बिना कहे ही कर लिया करो, ठीक है। इतना तो तुम समझदार हो, तुम्हें भी पता है कि हमें क्रैक करना है अपना एग्जाम, ठीक है, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो तुम समझदार हो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है, ओके। तो बेटा मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करा दिया था, और हम स्टार्ट कर रहे थे SN2 से, स्टार्ट करा दिया था मैंने, है ना। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट से क्या बताया था। तो मैंने आपको ये बोला था कि जो आपका SN2 है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोला था मैंने, क्योंकि जो इसका रेट है, SN2 का जो रेट है बच्चे, वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट क्या है आपके पास, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और SN2 में क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली, मतलब बॉन्ड बनना और बॉन्ड का ब्रेक होना एक ही स्टेप पे होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, काइनेटिक्स में किया था ना, ठीक है। तो रेट जो है इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो मैंने एक चीज लिखवाई थी कि अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूं, तो SN2 में जो रेट डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस हमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट मैंने बताया था कार्बन स्केलेटन, यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट है वो कैसा है, छोटू सा सबस्ट्रेट है या बल्कि सा सबस्ट्रेट है, कैसा है, ठीक है। क्योंकि छोटू सा होगा और बल्कि सा होगा तो इससे क्या होगा, रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड चीज मैंने बताई थी लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कैसा है, ठीक है। फोर्थ टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट, जो मैं आज आई थिंक मैंने डिस्कस नहीं किया था उस दिन, आज SN1 के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको ना यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल लिख के दिए थे बेटा, अगर आपको याद हो, और मैंने ना उसके साथ उसका SN2 रेट भी लिखा था, है ना। तो मैंने कहा था जितनी ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, इसलिए SN2 का रेट देखो, इसमें जो सल्फर वाला केस है इसमें स्लो है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, इसके ऑक्सीजन के साथ भी जा रहा है, इसलिए रेट बहुत स्लो है। और वाटर तो एम्फोटेरिक होता है, वाटर तो अपने दिमाग में याद ही रहना चाहिए कि वाटर एक अच्छा ना तो वाटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, एम्फोटेरिक है, वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, जो रेट होगा SN2 का वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। अच्छा, आज मैं जितना भी करवाऊंगी बेटा SN1 SN2, जो मैंने मॉड्यूल अपलोड किया है उसके तुम 43 क्वेश्चन स्टार्टिंग के इजिली कर लोगे, और करके देखना। और वो 43 क्वेश्चन तुम इजिली जो है 55 मिनट्स में कर दोगे, ठीक है। अगर जो मैं बोल रही हूँ समझ में आ रही है तो कर लोगे, नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी है, करनी है करना, नहीं करना मत करना, ठीक है। चलो
मैंने तुम्हें बता दिया कि स्टार्टिंग के 43 क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाएंगे, उसके बाद से एलिमिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो भी मैंने नहीं करवाया तुम्हें, बट हाँ SN1 SN2 अभी मैं करा देती हूँ कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद लिविंग ग्रुप में मैंने क्या बताया था बेटा कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही तुम्हारा रेट फास्ट होगा। तो आयोडाइड जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है बच्चा? फ्लोरीन होता है। क्लियर है? जैसे CN अच्छा OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, और क्या बोलते हैं, और भी काफी सारे SH, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो काफी सारे तुम्हें देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो मैं क्लास में ही बता रही हूँ न्यूक्लियोफाइल या कुछ भी बता रही हूँ, मोस्टली तुम्हें वही क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता इस लेवल पे, तो तुम टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक ज्यादा टफ नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। अच्छा, मैंने इतना ही करवा दिया, इतना ही करवाया था बस, है बताना फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताया था ना, तो था वो ना। पहले करवाया था। सब्स्टिट्यूशन में मैंने इतना ही बताया था बस। यस मैम। यस मैम। हाँ, अभी यस मैम, मैंने इतना ही बताया ना करना। ट्रांजिशन स्टेट बतानी है, हाँ वही मैंने बतानी थी, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, वो जो दूसरा वाला बैच है ना, उसमें मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था, 1 मिनट। ओके, चलो उसके बाद बच्चे हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखना है, इसका इंपॉर्टेंट है एनर्जी। अच्छा, नोट्स भी बना रहे हो क्या साथ साथ? यस मैम। यस मैम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन। और कल जो टेस्ट होगा ना, मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके अपना स्क्रीनशॉट भेजना कि कितना स्कोर आया तुम लोगों का, ठीक है। चलो SN2 का बच्चे प्रोफाइल डायग्राम क्या है, ये हमने वैसे केमिकल काइनेटिक्स में भी किया था, तो तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। सपोज बच्चे मैं एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे है तुम्हारा एनर्जी, ये है तुम्हारी रिएक्शन की प्रोग्रेस, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है SN2 में, देखो SN2 में मैंने तुम्हें बोला है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो सपोज एक्सोथर्मिक के लिए बना रही हूँ तो यही बनेगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आपको पता है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है फॉर एक्सोथर्मिक। बताओ मुझे, ये हमने कहाँ सीखा था बेटा, बताइए? केमिकल काइनेटिक्स में, याद आ रहा है तुम सबको? केमिकल काइनेटिक्स में सीखा था। और यस ये क्या मैम। था, मैंने बताया था ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो ध्यान रखना SN2 में क्या बनती है बच्चा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे क्या बनता है अभी हम मैकेनिज्म से समझेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहता है SN2 के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एंडोथर्मिक के लिए भी बना सकते हो, एक्सोथर्मिक के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी कैसे होगा मैकेनिज्म ये देखना बच्चे, इधर यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, सबस्ट्रेट बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तुम्हें पता है 1 स्टेप मैकेनिज्म है। अभी देखो बच्चे, ये क्या मैंने उस पे दिखाया, वेज पे दिखाया है ना। CX क्या है, हेलोजन है। सपोज मान लो यहाँ पे आयोडीन है या ब्रोमीन है। तुम्हें पता है बच्चे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब तुम खुद सोचो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, आगे से आएगा या पीछे से आएगा, बताओ। देखो, अगर वो आगे से आया, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जो आपका लिविंग ग्रुप है, अभी तो हम बोल देंगे इसको हेलोजन है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से आया, अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से आया तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, यानी कि वो आगे से तो फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं करेगा। इतना क्लियर है सबको, है ना। यस। तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा बच्चे, तो उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। तो देखो बच्चे, CX का ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है कि जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, उसके एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, क्योंकि सिग्मा में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, समझाया है ना मैंने। तो अगर CX का बच्चे सिग्मा बॉन्ड ये है, तो उसका सिग्मा स्टार उसके पीछे होता है। तो अब क्या करेगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, जो ये न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कहाँ डाल देगा, इसके सिग्मा स्टार में डाल देगा। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है SN2 के केस में कहां से अटैक करेगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा। अभी देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनी, न्यूक्लियोसाइड अटैक कर रहा है, ठीक है। ये H, ये H, ये H, और ये क्या है, बाहर की तरफ निकलेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली, समझ पा रहे हो? यस।
Yes, ma'am. न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है और आपका ये हेलोजन भी नेगेटिवली चार्ज है, और ट्रांजिशन स्टेट को ऐसे हम ऊपर हैश से दिखाते हैं। तो ये क्या है बच्चे, तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों है, कोई बताएगा? वाई ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल? लाइफ पांच वैलेंसी हो रही है कार्बन की। शाबाश, वेरी गुड, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है। तुम्हें पता है कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। अब जैसे इसके 5 बॉन्ड बने, ये फटाक से किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा है प्रोडक्ट, ठीक है। मैकेनिज्म समझ में आया? पहले तो ये बताओ कैसे क्या हुआ, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चंस आने होते हैं बच्चे, इसी पे ही क्या आने होते हैं, क्वेश्चंस आने होते हैं। अब जो मैंने आपको ये सिखाया है, इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चा, लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बैक साइड अटैक हुआ है, बैक साइड अटैक हुआ है। बैक साइड अटैक होने का क्या मतलब है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हाँ या ना? पीछे की साइड से अटैक हुआ है। अगर आगे की साइड से अटैक होता तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। बट SN2 में 100% आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। लिख सकते हो इन SN2 रिएक्शन, लिख सकते हो इन SN2 रिएक्शन 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट है, और क्या क्या पॉइंट है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये है ना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको वेल डन इन्वर्जन भी बोला जाता है। जैसे तुम देखा होगा, अगर तुम अम्ब्रेला लेके चलते हो, हवा में क्या होता है, वो एकदम से उल्टा हो जाता है। देखा है कभी? देखा ही होगा सबने, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब यही होता है, जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो उसकी जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है। आज सुबह भी मैं बता रही थी तुम्हें आज सुबह भी मैं बता रही थी तुम्हें, जब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री करा रही थी, तो जैसे बैक साइड से अटैक करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो पहले थी उससे अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके। तो अच्छा, और चीज क्या है, एक मैं लाइन लिख रही हूँ यहाँ पे, देखना एग्री करते हो या नहीं। मोर द स्टीरिक हिंड्रेंस, मोर द स्टीरिक हिंड्रेंस लेसर विल बी द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। बताओ एग्री करते हो इस बात से? क्या बोला मैंने? देखो इधर, यहाँ क्या है बेटा, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। पेंटावेलेंट मतलब वैसे ही कार्बन आपको पता है चार बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहा है। क्या हो गया? क्राउडिंग हो गई है। अगर अगर तुम न्यूक्लियोफाइल, अगर तुम ये कार्बन स्केलेटन, इधर देखो ध्यान से, अगर तुम ये कार्बन स्केलेटन बहुत ज्यादा बल्कि ले लोगे, बहुत ज्यादा ऐसा ले लोगे, क्राउडिंग ज्यादा होगी या हिंड्रेंस अगर ज्यादा है आपके सबस्ट्रेट में, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा इजिली? नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम अपना सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बल्कि ले लेते हो तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पाएगा। न्यूक्लियोफाइल को क्या फील होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा। समझ रहे हो? जैसे अभी ये आसानी से सिग्मा स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन डाल पा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन डाल पा रहा है, अगर आप बहुत बल्कि ले लोगे, जैसे सपोज आपने ये ले लिया CH3, देखो मैं सारा खोल के दिखा रही हूँ तुम लोगों को, CH3 CH3, मतलब इसको भी अगर खोलोगे तो ये हो जाएगा। देख पा रहे हो? अभी इसका सिग्मा स्टार है यहाँ, क्या न्यूक्लियोफाइल इजिली आ पाएगा? आने से पहले ये इसको क्या करेंगे? धक्का मार के, क्या पीछे जा तू, हमारे पास जगह नहीं है तेरे को अंदर घुसाने के लिए। समझ रही हो मेरी बात? यस मैम। तो अगर मैं ये बोल सकती हूँ, जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की कम टेंडेंसी होगी, उसमें कम कैपेबिलिटी होगी कि वो अटैक कर जाए कार्बन पे, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक और चीज लिख रही हूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट द, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हें सब मिल जाएगा जो मैंने मॉड्यूल अपलोड किया ना। ये अगर रिवाइज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तुम खुद देखोगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं उन्होंने, तो इसलिए बोल रही हूँ कर लेना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN2 रिएक्शन। अब ये मैम ये कैसे बोल रहे हो आप? अभी ना मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ तुम लोगों को।
NO2 को मैं ऐसे लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे है ये, ठीक है। अच्छा, अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ये बच्चे ट्रांजिशन स्टेट थी, ये कैसी थी? नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है, हाँ या ना? अगर तुम जीओसी का लेक्चर देख के आए हो तो वहां पे मैंने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। अगर तुमने वो वीडियो देखी है तो मैंने उसमें ये बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इनहांस करेगा। ऐसे ही मैंने कार्बोकेटाइन में बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इनहांस करेगा, ठीक है। तो ऐसी अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लूं तो न्यूक्लियोफाइल जो है इजिली अटैक कर पाएगा। कैसे? इधर सुनो ध्यान से सुनना, इधर देखो कैसे दिखा रही हूं मैं, ये देखो। अभी क्या है बच्चे? NO2 क्या है? इसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है ना? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को कैसे पुश करेगा? ऐसे ही पुश करेगा, ये देखो, हाँ या ना? और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लूं तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोफाइल क्या इजिली अटैक नहीं कर पाएगा? खुद सोचो, बताओ बताओ। Yes, ma'am. हो गए सारे, चुप हो गए। बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया, नहीं तो दोबारा रिपीट करो। मैम नहीं आया, रिपीट कर दो। मैम दोबारा रिपीट कर। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है स्तुति? बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है स्तुति? नहीं देख के आया ना वीडियो जीओसी वाली? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, खुद के NO2 साथ। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन को वो कैसे ले रहे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं ना तुम लोगों को, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ऐसे ही तो करेगा, अरे ऐसे ही तो करेगा यस मैम, रेजोनेटिंग। तो यस अगर मैम। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब हो गया? कि न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और उसको कहीं ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, फटाक से अटैक करेगा। बताओ क्या कहते हो? गुड इवनिंग Yes, तनु। ma'am. अब समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बच्चे? एक्सेलरेट करता है SN2 रिएक्शन को। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो SN2 रिएक्शन को क्या करेगा बच्चा? एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, बोलो। Yes, यस मैम। चलो, इसके बाद हमें करना है SN1 के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, फिर दोनों को साथ लेके चलेंगे। ओके, तो SN1 में क्या है जल्दी बताओ? सबसे ये भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन किसके लिए? यूनिमोलिकुलर है ये। क्या है? यूनिमोलिकुलर है। तो अगर मान Unimolecular. लो यहाँ पे जो मैं सबस्ट्रेट लेती हूँ वो क्या लेती हूँ? ये सपोज ये ले लेती हूँ, क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो बच्चे जो SN1 मैकेनिज्म होता है ना, वो दो स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे? फर्स्ट स्टेप होता है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। तो अगर तुम लिविंग ग्रुप को निकाल दोगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा? या इसको मैं और अच्छे तरीके से तुम्हें दिखाऊं तो इधर देखो, बनेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस Br मैम। नेगेटिव निकल जाएगा बाहर, Br नेगेटिव निकल जाएगा बाहर। सेकेंड स्टेप क्या होता है? अब सेकंड स्टेप में ये कार्बोकेटाइन ये तो बन गया। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। सपोज यहाँ पे मैंने वाटर ले रखा है, तो वाटर बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा इस पे, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? इधर देखो सारे, जो फर्स्ट स्टेप है बच्चे वो क्या है? स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्यों बोला मैंने? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? कोई भी बच्चा, फर्स्ट स्टेप स्लो क्यों है और सेकंड स्टेप फास्ट है? बताइए। अरे एक बात बताओ, C और Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, माना कि वीक बॉन्ड है, माना कि वीक बॉन्ड है,
बट ब्रेक होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो तुम्हें देनी पड़ेगी ना, तो अगर देनी पड़ेगी तो स्लो स्टेप होगा। और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो, जीओसी देख कर आए हो, तो वहां पे मैंने कहा था जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्पीशीज से, दैट इज वाई ये स्लो स्टेप है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन आपको पता बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा फटाक से अटैक करके जो है प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज वाई जो ये सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि स्लोवेस्ट स्टेप इज, बताओ, डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एसएन के केस में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट कौन है तुम्हारा, एल्काइल हैलाइड है, हाँ या ना। यानी कि जो रेट है बच्चे SN1 के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा तुम्हारा सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोफाइल तुम क्या ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। लिखो यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ SN1। समझे इस चीज को, क्या लिखा मैंने या ऊपर से गया, बताओ। यस मैम, समझ गए। है ना, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर आप वीक भी लेते हो बेटा आप SN1 में, तो भी वो अपना काम कर जाएगा। यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स है, जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि इतना समझ में आया कि नहीं आया, सो दैट मैं आगे चलूं। अभी कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैम आपने BR का अटैक क्यों नहीं कराया, इस पे वाटर का क्यों करवाया, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, वो सॉल्वेंट का जब हम रोल देखेंगे तब हम देखेंगे, देख ठीक है। और जूठी हाँ मत भरना, सच्ची सच्ची बोलना, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं इसमें भी बोलूं मोटी मोटी बात, तो जो रेट ऑफ SN1 है बच्चे वो किस पे डिपेंड कर गया, एक तो वो डिपेंड कर गया तुम्हारे कार्बन स्केलेटन पे, कार्बन स्केलेटन पे। जिसने जीओसी देख रखी है उसको तो समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या क्या बोल रही है। ठीक है, सेकंड बच्चे किस पे डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप पे। थर्ड जो है डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे तो करेगा नहीं, टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा कार्बन स्केलेटन की। तो कार्बन स्केलेटन कैसा होना चाहिए, अभी तुम बताओ, तुम्हारा इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है इसमें, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। तो अगर मैं बोलूं कि अगर तुम ऐसा कार्बन स्केलेटन या ऐसा सबस्ट्रेट ले लो जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, तो क्या SN1 का रेट फास्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो एक मैं ले रही हूँ ये, है ना, एक मैं ले रही हूँ ये, एक मैं ले रही हूँ ये, और एक मैं ले रही हूँ ये। तो कौन से वाला ज्यादा किसका रेट फास्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है टर्शरी वाले का, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का, देन ये। क्यों होगा, क्योंकि जब आप लिविंग ग्रुप को बाहर भगाओगे बच्चे, जो टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल है, तो इस टर्शरी वाले के केस में जो रेट होगा वो फास्ट होगा। तो टर्शरी वाला मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, लिविंग ग्रुप में क्या सीन है, वही अगर आयोडीन है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। ये सेम है जो SN2 में था, लिविंग ग्रुप वाला केस। क्लियर हो गया। यस मैम। चार बच्चे कौन भाग गए, चार बच्चे कौन भाग गए यहाँ से, तानिया है, स्तुति है, हिमा कहाँ गई, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, तुम लोग कैसे भाग जाते हो इतनी जल्दी। ठीक है, अच्छा अभी ना हम इसमें भी क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, किसका, SN1 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है तुम्हारे नीट के एग्जाम में। आपके पास ना 4 एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के दे रखे थे और आपसे पूछ रखा था कि इसमें से बता दो SN1 का कौन सा है। तो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी दिखाया था, वही यहाँ पे बच्चे एनर्जी आएगी, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस, सपोज मैं आपके लिए बना रही हूँ एक्सोथर्मिक के लिए बना रही हूँ, तो इसमें देखो कैसे बना रही हूँ, ध्यान से देखना, ये बना रही हूँ। अब तुम्हें ये बात तो समझ आ गई कि मैम ये रिएक्टेंट है,
और ये प्रोडक्ट है ना, ये तो समझ में आ गया ना एक्सोथर्मिक के लिए। लेकिन आपने ये बड़ा क्यों बनाया और ये छोटा क्यों बनाया, ये हमें समझ में नहीं आया, या किसी को आ गया बताओ। पहले वाले में इसको बड़ा क्यों दिखाया और दूसरे वाले में कम क्यों दिखाया, याद है थोड़ा बहुत जो मैंने वहां पे सिखाया था, क्या बोलते हैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में। ये देखो, ये क्या है बच्चे, तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट है, पता है ना, और ये वाली भी ट्रांजिशन स्टेट है। जो ये डीप, जो ये वैली है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो अगर तुम्हारा ये रिएक्टेंट है तो इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटायन होगा, और ये क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। हाँ या ना, पहले बताओ। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो तुम देख पा रहे हो जो फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है, या मैं सिंपल लिखूं, जो EA1 है वो ज्यादा है EA2 से। बोलो क्यों ज्यादा है, क्योंकि मैंने बोला था जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है, और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट क्या है, स्लो है। यही तो बोला था मैंने कि फर्स्ट स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप, समझ रहे हो। और सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इट मींस जो सेकंड वाला स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रेट ज्यादा है। इसलिए मैंने बोला था कि सेकंड स्टेप जो है तुम्हारा फास्ट है। जो मैंने बताया था उसको मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से तुम्हें रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, समझे इस चीज को। तो अगर तुम्हारे पास SN1 का प्रोफाइल डायग्राम पूछे तो तुम कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे, देख लेना कि जो पहले वाला ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे वाले की उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए पूछ रखा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एंडोथर्मिक के लिए पूछ रखा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, उल्टा बोल दिया क्या, एक्सोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, एंडोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। ओके मैम। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे लिए एक चीज लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो मैं स्ट्रक्चर लिख रही हूँ MEX, इसका नाम बताना। क्या बना दिया है मैंने, कोई बताएगा, बताओ ये क्या है, बताओ, मिथाइल हैलाइड, हाँ ये ना, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। आर क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप हो सकता है कोई भी, आर क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। समझ में आई ये चीज। यस मैम। अच्छा, अभी मैंने ये क्या बनवा रही हूँ आपको, बेसिकली अब हम देखेंगे कि कौन से वाले के कौन से वाले केस में SN1 अच्छी हो रही है, कौन से वाले केस में बेकार हो रही है। ऐसे ही सेम फॉर SN2। तो तुम बताओ अब जल्दी, ये क्या है तुम्हारा CH3X है, ये क्या है CH3X है। हाँ एक और चीज यहाँ पे, चलो इसमें बता दूंगी, CH3X है मतलब यहाँ पे SN1 अच्छी होगी, SN2 अच्छी होगी, बताओ। SN2। SN2, क्योंकि SN2 में क्या है, क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं CH3X में सबसे अच्छी होगी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और टर्शरी में तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये SN1 में तो पुअर होगी और SN2 में गुड होगी। क्या लिख दूं, यस मैम। ऐसे ही अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी में SN2 गुड होगी और SN1 पुअर होगी। SN2 की अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहाँ पे SN1 भी होती है और SN2 भी होती है, दोनों ही होती है मॉडरेट। और अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो ये अच्छी होगी और ये पुअर होगी। समझे जो मैंने ये बनाया है, समझ गए। तो अगर मान लो सपोज आपके पास पेपर में, अगर आपके पास पेपर में सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ध्यान रखना वो SN1 से भी जा सकती है, वो SN2 से भी जा सकती है। कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, तो हम वो देख पाएंगे सोलवेंट की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जा सकते हैं, तो हम वो सोलवेंट की हेल्प से देखेंगे कि कौन सा सोलवेंट दे रखा है, क्या वो SN2 को फेवर कर रहा है, क्या वो SN1 को फेवर कर रहा है। ठीक है, ओके चलो। मैम क्वेश्चन में तो ऐसे पूछता ही नहीं है मैम। क्या नहीं पूछता बेटा, मैम इतने इजी तरीके से बहुत डिफिकल्ट पूछते हैं। नहीं नहीं क्या नहीं पूछते, थोड़ा बताओगे क्या। मैम जैसे आपने ये
लिखा है ना टर्शरी सेकेंडरी, ऐसे इजी तरीके से नहीं ना 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 पूछते। ना ना नहीं, ऐसे तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं पूछेंगे। यहाँ तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि SN1 में एल्काइल हैलाइड कितना पुअर होगा, कितना गुड होगा। तो होगा तो वो सेकेंडरी, होगा तो वो टर्शरी, लेकिन आपको ऐसे सिंपल RR नहीं लगा के देंगे, आपको कुछ और ग्रुप लगा के देंगे। या तो मैंने जनरल बात की है कि यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। मैम अगर कोई रिएक्शन दे दे तो कैसे पता लगाएंगे फिर? वो आप देखो कि लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के देखो कि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस है तो वहां पे ऑब्वियस ही बात है आप SN1 जो है SN1 रिएक्शन करवाओगे। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है वहां पे आप SN2 करवाओगे। क्वेश्चन भी है बहुत सारे, बट वो हम बाद में करेंगे जब मैं थोड़ा तुम्हें SN1 भी बता दूंगी। ठीक है, तभी बोल रही हूँ, देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ऐसे दिमाग में क्वेश्चन घूमते रहेंगे कि मैम पेपर में इतना इजी नहीं देता है। जब तुम क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस, फिर मुझे कल आके बताना कि मैम कैसे क्वेश्चंस थे। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, अभी और चीजें करनी है। ठीक है, जैसे श्वेता ने कहा मैम इतना इजी तो पूछेंगे नहीं, तो ठीक है इतना इजी नहीं पूछेंगे तो और चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमें। तो देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि SN1 के केस में टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसे केसेस बताऊंगी, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें बन तो रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लेकिन वो रिएक्शन SN1 पाथवे से भी हो सकती है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? कि बन तो रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लेकिन वो वाली जो रिएक्शन है वो SN1 पाथवे से भी हो रही है। तो हमें ऐसे ऐसे एग्जांपल डिस्कस करने हैं। ठीक है, उससे पहले एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाइसाइक्लिक सिस्टम है बेटा। ये यहाँ पे ना मैंने हेलाइड लगा दिया, हेलोजन लगा दिया। तो अब आपको बताना है क्या ये रिएक्शन SN1 पाथवे से होगी या SN2 पाथवे से होगी, या दोनों में से किसी से भी नहीं होगी। याद है किसी को? नहीं देख के आओगे GOC तो थक गई मैं बोलते बोलते। देखो SN1 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, पता है आपको ये चीज तो। और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन आने का मतलब क्या है, आपको पता है कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, sp2 होती है। लेकिन ध्यान रखना, जो ये ब्रिज हेड है, इसको बोलते हैं बच्चे बाइसाइक्लिक सिस्टम है, ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ब्रिज हेड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, ये कभी प्लेनर बन ही नहीं सकता, कांट बिकम प्लेनर। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्ट्रेन की वजह से ये कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता। ये किसने बताया था? ये ब्रेड्स ने बताया था। और इस रूल को बोल दिया गया ब्रेड्स रूल। इस रूल को बोल दिया गया ब्रेड्स रूल। ठीक है, समझ रहे हो? ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ध्यान रखना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो बनाने का तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं SN2 की, तो SN2 में क्या होता है, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसी स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। अब ये इतना बड़ा सिस्टम है, इतना स्ट्रेन सिस्टम है, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो SN2 भी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देगा। अब बताओ कैसा क्वेश्चन था ये, बढ़िया था कि नहीं था? सारे चुप। बढ़िया था। बढ़िया था। बढ़िया था मैम। कौन पूछा? तो चुप क्यों हो गए तुम लोग हैं? जो क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं यही समझ नहीं आ रहा था कि बढ़िया कैसे बोले। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन होते रहते हैं रिपीट एग्जाम में। तो जितनी बार ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे उतनी ज्यादा बोलते हैं ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा टाइम तक तुम्हें फिर याद रहेंगी चीजें। इवन ये याद भी नहीं, ये हमेशा परमानेंट याद रखेंगी। कुछ ऐसी चीजें होती है ऑर्गेनिक में जो हर चैप्टर में सेम लगती है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन है, नहीं बनता भाई, ब्रिज हेड पे तो नहीं बनता। तो ये चीज ऐसे नहीं है कि आगे जाके चेंज हो जाएगी, जो है यूनिवर्सल है ये चीजें, है ना। तभी मैं बोलती हूँ ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा एडवांटेज है, जो पढ़ा दिया बस, वो बोलते ना वो एक ठप्पा लग गया, ये चीज है तो है। और इनऑर्गेनिक की तरह नहीं है हर बार एक्सेप्शन आ रही है, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, आगे चले, चलो। यस मैम। अभी ना यहाँ पे देखो कुछ मैं मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ। ठीक है, पहले मैं बनाती हूँ, तुम भी बनाओ साथ साथ। अभी हम देखेंगे कि ये रिएक्शन SN1 और SN2 से हो सकती है कि नहीं हो सकती है।
ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, NME2 भी हो सकता है, SME भी हो सकता है, और मिथोक्सी भी हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो पहले यही करते हैं, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है HBr, यहाँ पे भी लिखा हुआ है HBr। ठीक है, चलो करें इन क्वेश्चन को, कैसे होंगे करें। यस मैम। ओके, तो Yes, फर्स्ट ma'am. स्टेप कोई बताएगा, फर्स्ट स्टेप कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप कैसे होगा बच्चे? ये क्या HBr एसिड है? अच्छा मुझे ये बताओ जल्दी, HF, HCl, HBr और HI, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? जल्दी बताओ। सी। हाँ जी, कौन सा? HCl? अर्शिता, अर्शिता का Yes, ma'am. HCl. HCl बोल रहे हो क्या? तो अगर तुम HCl बोल रहे हो तो बहुत गलत बोल रहे हो, ये अच्छा ही होना चाहिए। HI. HI ही होगा। कहाँ पढ़ा था ये तुमने? P ब्लॉक में पढ़ा था। एसिडिक क्या होता है बच्चे? जो H प्लस इजिली दे दो। तो एक बार बताओ, HI की बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि HI का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है, तो H प्लस इसके केस में ही निकलेगा। तो अगर कोई पूछ ले तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन HBr, देन HCl और HF। ठीक है, उसके बाद देखो HBr क्या एसिड है? एसिड क्या देता है? H प्लस देता है। क्या होगा फर्स्ट स्टेप? बता दो, मान जाऊंगी कि चलो कुछ पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी बताइए। मैम ये H प्लस है ना, ये लोन पेयर पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के। H प्लस नहीं बच्चे, लोन पेयर अटैक, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल मूवमेंट होती है। ठीक है बच्चे, तो क्या बनेगा? ओके ओके। देखिए, वाटर बन जाएगा, और वाटर को मैं अगर डायरेक्ट बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। है ना? अभी ना ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये स्टेबल है। रीजन क्या है? रेजोनेंस। तो मैं क्या बोल दूं? स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये जो है रिएक्शन आपकी SN1 से होगी। सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, मैंने कहा था SN1 से भी हो सकती है, SN2 से भी हो सकती है, तो दोनों से चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो SN1 से ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कार्बोकेटायन बनते ही क्या कर रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है बाय रेजोनेंस। है ना? ऐसी बच्चे अगर मैं इसमें देखूं, इधर देखो, इधर इधर भी यही बनेगा सेम। देखो SN2. यस मैम। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे। तो ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये भी SN1 पाथवे से जा सकती है। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसकी Yes, बात ma'am. करूं तो अगर मान लो Cl को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा CH2 पॉजिटिव। क्या ये भी SN1 से जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। रीजन? स्टेबलाइज्ड बाय। रेजोनेंस। समझ पा रहे हो ना ये वाले सिस्टम? मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि किस किस तरीके से आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो। हमेशा ये नहीं कि टर्शरी डिग्री नहीं मिला तो भाई कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। नहीं, एक बार देख लो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी अगर बन रहा है तो किसी वजह, किसी फैक्टर से वो स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं लगा हुआ जो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये आपको सारे फैक्टर बच्चे ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, इसमें देखो, अगर इसमें मैं Cl को बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा मेरे पास? OMe, CH2 पॉजिटिव। क्या ये भी जा सकती है SN1 से? बोलो हाँ या ना? यस मैम, जा सकता है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस से। अर्शिता, जो तुम उस दिन पूछ रही थी बैक बॉन्डिंग, यस मैम। ठीक है, अब OMe की जगह SMe भी हो सकता है, NMe2। बेसिकली जिनके पास लोन पेयर है वो स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये चारों जो मैंने एग्जांपल लिखवाए आपको, वो प्राइमरी डिग्री, सॉरी क्या बोलते हैं, SN1 पाथवे से जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रही हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। ये ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्यों बोला? देखो इधर, अगर सपोज यहाँ पे मैं OMe लगा दूं और यहाँ पे लगा दूं Cl, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे, कार्बोकेटाइन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। तो मैं अगर यहाँ पे ये बना दूं, ये, या इसके साथ एक और ही ले लूं मैं एग्जांपल, सो दैट मैं आपको कंपेयर करके बता सकूं ये। तो अगर आपसे कोई पूछ ले बच्चे कि इन दोनों में से SN1 का जो रेट है किस वाले केस में ज्यादा होगा,
देखो इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, नीचे वाले में बेंजाइल का, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, OMe लगा हुआ, इसका क्या लगेगा, प्लस R इफेक्ट लगेगा, यू कैन से प्लस M इफेक्ट लगेगा। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस से क्या करेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन को क्या कर देगा बच्चा, स्टेबलाइज कर देगा। इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। चलो अभी यहाँ पे नोट बना के लिखो, अभी यहाँ पे नोट बना के लिखो। एक है ये और एक है सपोज ये, ठीक है। अब मैं इसमें जानना चाहती हूं कि SN1 और SN2 का क्या रेट होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा या कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे SN1 की। तो SN1 यहाँ पे क्या होगी क्या, क्योंकि अगर आप SN1 में लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दो तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा विच इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो SN1 तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस मैम, SN1 नहीं होगी। नहीं होगी भी नहीं, जैसे आप बोल रहे हो ना कॉन्फिडेंस से, होगी भी नहीं। एंड व्हाट अबाउट SN2? SN2 में आप कहोगे मैम आपने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करेगा, लेकिन ये तीन इतने मल्टी ग्रुप हैं तो कैसे करेगा। तो स्लो होगी आपकी SN2। क्लियर हो गया? अच्छा अभी यहाँ पे क्या सीन है, अगर मैं SN1 करवाऊं तो आप क्या करोगे, Br को बाहर भगा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे और आप कहोगे मैम ये क्या है, टर्शरी है, ये क्या है, टर्शरी, यही बोलोगे और आप कहोगे SN1 अच्छी खासी हो जाएगी, यहाँ पे यही बोलोगे। यस मैम। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो लेकिन ध्यान रखना बच्चे, ध्यान बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर कार्बोकेटाइन आप कहीं पे बना रहे हो और उसके साथ वाले कार्बन पे, बेसिकली उसका जो साथ वाला कार्बन है वो कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे देखो ये वाला क्या है, इसके साथ एडजेसेंट वाला कार्बोनिल ग्रुप है, तो वहां पे कभी भी SN1 रिएक्शन मत करवा के आ जाना, कांटा लग जाएगा। क्यों नहीं करवानी मैम, क्यों नहीं करवानी, क्योंकि आपको पता है CO बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। तो O पे नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो SN1 क्या होगी, यहाँ पे नहीं होगी, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे कौन सी होगी, SN2 होगी। तो ध्यान रखना, चाहे टर्शरी का, ये एक लौता ऐसा एग्जांपल है जहां पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है फिर भी वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं हो रही। रीजन क्या है, क्योंकि उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर आपका पॉजिटिव कार्बोकेटाइन के साथ कार्बोनिल ग्रुप है तो वो हमेशा रिएक्शन SN2 पाथवे से जाएगी, SN2 वाले से नहीं जाएगी, ठीक है। SN2 वाले पाथवे से चली जाएगी ये रिएक्शन। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। कोई डाउट है तो बताओ, एक बार देख लो। हाँ जी बोलो शायका। मैम जो आपने जो फर्स्ट वाला नोट, हाँ मैम जिसमें ये जो फर्स्ट जो आपने कंपाउंड लिखा है मैम, इसमें हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? ओके नाइस क्वेश्चन। देखो बच्चे, शायका जो मैंने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट वो ठीक है। रही बात रीअरेंजमेंट की, तो बच्चे को हमें ऑप्शन पे देखना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ऑप्शन में जाके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्या उसमें ये क्या उसमें SN2 दे ही नहीं रखा, समझ रहे हो। जैसे इसमें मैंने कहा स्लो SN2 होगी, SN2 वाला क्या पता है ऑप्शन में ही ना दे रखा हो, या एक ऑप्शन में होगा कि रीअरेंजमेंट के थ्रू जो है हम बना सकते हैं, तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही सबस्ट्रेट को देख ले तो आप यही बोलोगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है जो अपना सबस्ट्रेट है वो बल्की है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। अगर मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट बना रखा है और प्रोडक्ट में आपको पता चल जाएगा अगर रीअरेंजमेंट करवा रखे देन वो डेफिनेटली SN1 पाथवे से गया हुआ होगा, ठीक है। तो डिपेंड ऑन ऑप्शन क्या दे रखा है, ठीक है। ऑर्गेनिक के ओके मैम, ऑर्गेनिक के और हाँ मैं एक चीज तुम्हें बता देती हूँ, जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, जो टीचर जैसे सपोज मैं तुम्हें करा रही हूँ, जो मैंने करा दिया वो तुमने समझ लिया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में कई बार क्या होता है, ये तुम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना वो तब जानोगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ना चीजें ऐसी हो रही होंगी जो हमने मतलब जो हमने नहीं पढ़ा ना उससे बिल्कुल अपोजिट हो रही होंगी।
जैसे अभी शायका ने ये पूछा, कुछ अपोजिट हो रही होंगी, तो इसमें ना हम कई बार कुछ नहीं कर सकते, जो जैसे जिसने न्यूक्लियोफाइल ने काम कर रहा है, जैसे जिस रिएजेंट ने काम करा है वो करेगा। तो अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, फिर हमें कैसे पता चलेगा? देखो 12th के लेवल पे जितना मैं करा रही हूँ वैसा ही पूछा जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। बट अगर सपोज मान लो तुम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो पेपर में, तो ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का कि आप ऑप्शन को देखो। ऑप्शन आपको अच्छा खासा हिंट देंगे कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है। तो इसलिए बोल रही हूँ, जब आपको टेस्ट मिलेगा, जब आप इवन जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है उसमें आप क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को देखेंगे। इवन अब जब आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा ना, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे प्रोसीड हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आ गया? यस ओके मैम। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने छुड़वा दिया था ना, ये मैंने कहा था 7 करवाऊंगी, तो हम ना साथ साथ कर लेते हैं SN1 का और SN2 में क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्वेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉल्वेंट का। देखो, अगर मैं बच्चे SN1 की बात करूं तो SN1 में इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बन रहा था ना, अगर मैं ऐसे बना दूं यस यही बन रहा था, और लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था। इसमें क्या बन रही थी? ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ऐसा करके कुछ है ना, ऐसा करके कुछ बन रहा था, है ना। तो अभी देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, लिखो एक चीज कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे वाटर, एल्कोहल, एसिड, ये सारे क्या है? पोलर प्रोटिक है। पोलर मतलब समझते हो? पोलैरिटी डेवलप हो। प्रोटिक मतलब वहां पे H प्रेजेंट है, प्रोटिक मतलब वहां पे H प्रेजेंट है। तो अब ये वाटर क्या करेगा बच्चे, ध्यान से देखो, वाटर है, इधर देखो ऊपर वाटर है, आपको पता है ये होता है। अभी क्या करेगा ये वाटर, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, इस जो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उससे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। और जो Br नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, उस पे कौन, उसको कौन इंटरेक्ट करेगा? ये हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? कि जो पॉजिटिव चार्ज बना है और जो आपने अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इस तरह से देख पा रहे हो सारे बच्चे? और ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को भी ट्रैप कर लेगा। तो इसलिए जो मैंने आपको SN1 बताया था ना, तो मैंने कहा था अगर वाटर लोगे ना तो ब्रोमाइड जो है या कोई भी आयोडाइड है, क्लोराइड है, वो अटैक नहीं कर पाएगा। रीजन यही है क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने की वजह से इसने क्या किया, वाटर ने क्या किया, इस न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप कर लिया, जिसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं है कि वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर पाए। इसीलिए कौन अटैक कर जाता है, वाटर अटैक कर जाता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। अगर मान लो तुम्हारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मतलब सेकेंडरी बेसिकली तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि SN1 से होगा या SN2, तो आप सॉल्वेंट देखेंगे। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो डेफिनेटली कौन से पाथ से जाएगा बच्चा, SN1 पाथवे से। ठीक है, जबकि SN2 में क्या होता है, लिखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट accelerate the SN2 रिएक्शन। ठीक है, पोलर प्रोटिक तो क्या कर रहे थे, कैटायन को भी ट्रैप कर रहे थे, मतलब कैटायन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे थे और अनायन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे थे। जबकि जो पोलर एप्रोटिक होते, एप्रोटिक का मतलब वहां पे क्या है, H नहीं है। इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छे DMSO, क्या नाम होता है DMSO का, कोई बताएगा, पढ़ा है कभी? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल, ये आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने में। DMSO, DMF, ये क्या होता है, DMF का नाम लिखो अपने आप, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, मेरे पास स्पेस नहीं है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। और कौन से होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन। और कौन से होते हैं, एसीटोन। और कौन से होते हैं, एसीटोन। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना।
यस मैम। तो ये नाम आपको Yes, याद ma'am. होने चाहिए, DMSO का, DMF का, CH3CO। अब एग्जामिनर क्या करते हैं ना, आपको स्ट्रक्चर नहीं बना के देता, वो डायरेक्ट लिखेगा DMSO, डायरेक्ट लिखेगा वो DMF। का बता दो। हाँ जी, DMF डाई मिथाइल फोर्मामाइड, ऊपर लिख देती हूँ, डाई मिथाइल फोर्मामाइड। अमाइड ग्रुप होता है ना, CuNH2, क्योंकि अब 2 मिथाइल आ गए हैं तो उसकी जगह क्या नाम आ गया है, डाई मिथाइल फोर्मामाइड। ठीक है, चल, फॉर्मेल्डिहाइड से ही बना है ये डाइमिथाइल फोर्मामाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। तो अब कहोगे मैम पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट कैसे एक्सेलरेट करे, तो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे H तो है नहीं, यहाँ पे H तो है नहीं, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल को, जो आपका जो लिविंग ग्रुप निकला है, उसको क्या करे, ट्रैप नहीं कर पाएगा। समझ में आई ये वाली बात? ये क्या करेंगे, जो आपके पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट है, सिर्फ कैटायन को ट्रैप कर सकते हैं, एनायन को ट्रैप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है। और अगर एनायन को ट्रैप नहीं कर सकते तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली अवेलेबल होगा, है ना। तो इससे पहले कि सोल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल ही क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा आपके कार्बन पे। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? रिपीट कर दो ये। देखो मैं ना एक काम करती हूँ, ये ऊपर से हटा देती हूँ। देखो जैसे सपोज मैं ये ले लेती हूँ, ये है बच्चा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है, इधर देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ कैटायन को क्या कर सकता है, सोलवेट कर सकता है। ठीक है, इसके पास H नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में क्या था, जो H था वो क्या कर रहा था, जो आपका ये ब्रोमाइड आयन है, जो कोई भी लिविंग ग्रुप आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, उसको भी वो ट्रैप कर रहा था। जबकि पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट में क्या है, H नहीं है, वो सिर्फ अगर उसको कहीं से पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो उसको तो वो ट्रैप कर लेगा, बट न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। अगर फ्री है तो वो इजिली अटैक कर पाएगा। जबकि इसमें क्या था, जो ये लिविंग ग्रुप निकला था, जो कि ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है, हमने इसको अटैक ना करवा के किसको अटैक करवाया था, वोटर को अटैक कराया था। क्योंकि वोटर ने क्या किया था, इस जो ये न्यूक्लियोफाइल है जिसको आप लिविंग ग्रुप भी बोल रहे हो, उसको ट्रैप कर लिया। देखो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में कंफ्यूज मत हो, लिविंग ग्रुप ठीक है बाहर निकल गया, लेकिन ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही तो है, नेगेटिवली चार्ज रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। समझ रहे हो? यस उसमें क्या था, समझ रहे हैं हाँ। बट कंफ्यूजन हो रही है। देखो ना, एक काम करते हैं, अलग पेज लेके समझते हैं, ठीक है। तो हमने SN1 में क्या देखा था, इधर देखो, ये था पहला स्टेप, क्या था, ये था, समझ गए। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया था, कि ये कार्बोकेटायन बना और इसमें सॉल्वेंट ले लिया तुमने, पानी। अब मैंने बोला, अब देखो Br नेगेटिव जो निकला, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता था ना, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन किसने अटैक कर दिया, वोटर ने, यानी कि यहाँ पे वोटर एक्ट कर गया, न्यूक्लियोफाइल जो हमने सोल्वेंट लिया था, सोल्वेंट ही यहाँ पे क्या बिहेव कर गया, न्यूक्लियोफाइल। रीजन, क्योंकि वोटर ने क्या किया, इस वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। अब वो बंदा जो है फ्री नहीं है कि वो जाके अटैक कर पाए, इसलिए वोटर ने जाके अटैक कर दिया। समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, sir. अब तो समझ में आ गई होगी बेटा, स्तुति। हम ये ट्रैप कैसे करता है, मतलब? अरे अभी तो सिखाया ना, ये देखो ना, वोटर है, ब्रोमाइड आयन है, करेगा। ऐसे और भी वोटर के मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे और भी होंगे। देखो घेर लिया इसको चारों तरफ से, कर दिया ना सोलवेट, और कैटायन को तो सोलवेट कर ही रहा है हर जगह से। तो यानी कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट लिख सकते हो, सोलवेट कैटायन को भी करता है और एनायन को भी करता है। जबकि जो आपका पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं है तो वो फिर न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल इजिली अवेलेबल है, इसलिए जो SN2 में जो है वो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर देता है इस तरह से। एक सेकेंड, ठीक है, इस तरह से। बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो? No, ma'am. 11 स्टूडेंट्स आर देयर, बताओ कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गया रोल, सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पोलर प्रोटिक का और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अर्शिता, स्तुति, शाइका को आ गया, दिव्या, मानसी बच्चे, पीयूष, यस मैम, आ गया। जोया, श्वेता, तानिया, यस मैम।
ठीक मैम है, आ गया। समझ आ गया मैम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमें करना है, मतलब आपको करना है क्या, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है तुम्हारी? इसके बाद क्लास है क्या बेटा तुम्हारी? नो मैम, 7 बजे क्लास नहीं है। अच्छा, आज क्लास नहीं है? 8:30 बजे 8:30 मिलेंगे पे होगी एग्जाम। मैम। मर्ज करने अच्छा वाली है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, 8:30 पे होगी क्लास। तो एक काम करना, जैसे ही तुम फ्री होते हो ना, जो मैंने कल मॉड्यूल अपलोड किया था, प्लीज उसके क्वेश्चन करो आज, बैठ के करो। तुम खुद देखोगे 43 क्वेश्चन तुम बहुत इजीली कर लोगे। चलो 43 में से 35 तो आराम से कर लोगे बस। ठीक है, आप क्या मान के चलेंगे कि मुझे आज मैम ने बोला था 43 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है, तो 43 का क्वेश्चन का टारगेट बनाओ और उसको सोल्व करो। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 300 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन 43 के बाद क्या होगा, एलिमिनेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी मैंने तुम्हें नहीं करवाई है ना। तो पहले 43 क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं आया कोई भी, डायरेक्ट मुझे मैसेज करना। हाँ जी, बोलो बोलो। अभी थोड़ा सा इसमें रह गया है SN1 में, चलो मैं बता ही देती हूँ। सुबह जो मैंने क्लास ली थी ना, अब तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। देखो बच्चे, SN1 में क्या होगा, रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस, रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि मैंने सुबह बताया था आपको कैसे। इधर देखो, इधर अगर मैं बोलूं बच्चे, आपका SN1 मैकेनिज्म है और आपका पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है बच्चा, प्लेनर होता है, याद आ रहा है। और मैंने कहा था अगर आपका प्लेनर सिस्टम है तो वहां पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करोगे, स्टीरियो केमिस्ट्री कांट बी डिफाइन, याद आ रहा है। जिन्होंने सुबह टाइम की होगी उसको पता होगा, ठीक है। यानी कि अब सिस्टम क्या है बच्चा, प्लेनर है। और ध्यान रखना, प्लेनर सिस्टम में हिंड्रेंस नहीं होती है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका आगे से भी, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और पीछे की साइड भी अटैक कर सकता है। सपोज यहाँ पे मैं ग्रुप भी लिख देती हूँ, CS3, यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या लें, H ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं सपोज C2H5 ले लेते हैं, ठीक है। तो CS3 ले लेते हैं, H ले लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं, और सपोज यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है हम ले लेते हैं OH, ठीक है। तो अब OH नेगेटिव फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब आपको बच्चा 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे देखो एक बार। CS3 C2H5, सपोज OH फ्रंट साइड से आ रहा है और H जो है बैक साइड पे चला गया। ऐसे दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5 OH जो है बैक साइड पे चला जाएगा और ये ऑटोमेटिकली फ्रंट साइड पे आ जाएगा। अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है, हाँ या ना, ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है। तो अगर ये और ये दोनों क्या है, आपस में कायरल कार्बन है। और अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और वो क्या होगा, एनेंशियोमर होगा। तो ये भी 50% एनेंशियोमर बन रहा है, ये भी 50% एनेंशियोमर बन रहा है। तो ओवरऑल इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, 50% एक एनेंशियोमर बना, वो पोलराइज लाइट को सपोज राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है, और दूसरा 50% उसकी अपोजिट साइड रोटेट कर रहा है, क्योंकि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के हो गए ना ये। तो ओवरऑल क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल जो आपका रेसमिक मिक्सचर होगा बच्चा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक तो आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एक तो फ्रंट साइड से अटैक कराया है जहां से लिविंग ग्रुप गया है, यानी कि जहां से BR गया है, तो एक 50% रिटेंशन मिलेगा और 50% इन्वर्जन मिलेगा, हाँ या ना। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है बेटा, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जो ये इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा आपको ज्यादा अमाउंट में मिलता है, समझ रहे हो। अगर आप बोल रहे हो 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है वो एज कंपेयर टू रिटेंशन थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों होता है? वही सेम चीज है कि अगर आगे से आएगा, मतलब जब आगे से अप्रोच करेगा, माना कि प्लेनर में हिंड्रेंस नहीं है लेकिन आगे से आने में उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, पीछे से वो बहुत इजीली आ सकता है, तो हल्का फुल्का फर्क हो जाता है। इसीलिए जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है इन केस ऑफ एनएस तो SN1 वो थोड़ा ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। क्लियर हो गया? पहली चीज रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले इन्वर्टेड इन्वर्जन ज्यादा मिलता है या रिटेंशन, तो आप क्या बोलोगे? जो इन्वर्जन वाला आपके पास प्रोडक्ट है वो ज्यादा मिलता है। क्लियर है सबको? और अगर मैं SN2 की बात करूं तो 100% कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है सबको? बोलो। यस मैम। तो नहीं है? फिर बोल रही हूँ कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो आपको दो तरह के एनेंटियोमर मिलेंगे। ठीक है, इन्वर्जन भी मिलेगा, रिटेंशन भी मिलेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, लेकिन इन्वर्जन वाला जो है थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में आया तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देगा क्या 50% इन्वर्जन रिटेंशन बन रहा है ना, नहीं, इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पूरा मिक्सचर कैसा है? रेसिमिक मिक्सचर। तूती कुछ कह रहे थे आप? क्लियर हो गया मैम। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, मैंने ये वाली बात बता दी थी मॉर्निंग वाली क्लास में, अगर मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन एटम है देन वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अभी मैंने बता दिया। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम है तो वो कायरल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने कौन सा बताया था स्तुति, जल्दी बताओ। मीसो टार्टरिक हाँ, मीसो टार्टरिक एसिड बताया था, जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर थे, बट वो भी क्या था? ऑप्टिकली इनएक्टिव था। रीजन क्या था? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, चलो वैसे तो ऑलमोस्ट सारा हो गया, कुछ थोड़ा बहुत रहता होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। आप वो 43 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। बहुत है आज Okay, के लिए ma'am. इतना, बहुत है आज के लिए इतना। यस मैम। यस मैम। यस मैम।